नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ केयर की एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रहती है, लेकिन है बहुत ज़रूरी। मेडिकल बिलिंग। हमारे पास स्रोत के तौर पर मेडिकल बिलिंग करियर योर पाथ टू सक्सेस नाम की ई पुस्तक के कुछ अंश हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस थोड़ी सी उलझी हुई प्रक्रिया के सबसे अहम पहलुओं को समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर सीधे सीधे कहें तो मेडिकल बिलिंग वो तरीका है जिससे डॉक्टर या अस्पताल जो सेवाएं देते हैं उन्हें बिलिंग दावों मतलब क्लेम्स में बदला जाता है और फिर भुगतान के लिए बीमा कंपनियों को भेजा जाता है। असल मकसद ये है कि हेल्थ केयर देने वालों को उनकी मेहनत का पैसा मिल सके। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं शायद। मेरा मतलब है सिर्फ बिल भेजने से कहीं ज्यादा है ये, है ना? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोवाइडर्स के लिए मतलब डॉक्टर और अस्पतालों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और जब बिलिंग सटीक होती है तो गलतियां कम होती हैं, इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना घट जाती है। हम इसे क्लेम डिनायल कहते हैं। साथ ही ये हिपा जैसे जरूरी नियमों का पालन भी पक्का करती है। हिपा मूल रूप से मरीज की जानकारी को गोपनीय रखने का कानून है। अच्छा। और हाँ, एक साफ और सही बिलिंग प्रक्रिया से मरीज का अनुभव भी बेहतर होता है, उन्हें भी सब कुछ क्लियर रहता है। समझ गया। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर होता है लोगों को। मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग, क्या ये एक ही चीज है या इनमें कुछ फर्क है? हाइपरटेंशन तो उसका एक ICD-10 कोड होगा जैसे I10, और अगर वो रूटीन विजिट के लिए आए तो उसका एक CPT कोड होगा जैसे 99213। कोडर का काम ये कोड असाइन करना है। ओके, तो कोडिंग मतलब एक तरह का ट्रांसलेशन हो गया। बिल्कुल। और फिर आती है मेडिकल बिलिंग की बारी। बिलर इन कोड्स का इस्तेमाल करके बीमा कंपनी के पास दावा यानी क्लेम भेजता है और फिर पेमेंट की पूरी प्रक्रिया को संभालता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कोडर अनुवादक है और बिलर वो है जो पैसों के लेन देन को मैनेज करता है। अच्छा, ये सही समझा आपने। कोडर भाषा बदलता है और बिलर पैसों का हिसाब देखता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में फिर कौन कौन लोग या संस्थाएं शामिल होती हैं? इसमें कई लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो मरीज जो सेवा ले रहे हैं, फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर, अस्पताल, क्लिनिक वगैरह। फिर आती हैं बीमा कंपनियां या जिन्हें हम भुगतानकर्ता मतलब पेयर्स कहते हैं, जैसे मेडिकेयर, मेडिकेड या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां। और बेशक बिलर्स और कोडर्स जिनका काम है पूरी प्रक्रिया सही ढंग से चले। और हाँ, CMS जैसी सरकारी एजेंसियां भी हैं जो मेडिकेयर और मेडिकेड के नियम वगैरह तय करती हैं। सही। ये सब मिलकर एक काफी बड़ी प्रक्रिया बनाते हैं। इसे शायद रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट या RCM कहते हैं। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? हाँ, सही कहा आपने। RCM यानी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट एक तरह से पूरी फाइनेंशियल जर्नी है। ये शुरू होती है मरीज के रजिस्ट्रेशन और बीमा के वेरिफिकेशन से, फिर कोडिंग होती है, बिलिंग, दावा भेजना, पैसे कलेक्ट करना। ओके। और अगर कोई दावा रिजेक्ट हो जाए तो उसे संभालना, ये सब RCM का हिस्सा है। मकसद यही है कि पूरी प्रक्रिया स्मूथ रहे और पेमेंट टाइम पर और बिना दिक्कत के मिल जाए। हमारे स्रोत में भी इस बात का जिक्र है कि अक्सर सबसे बड़ी रुकावटें शुरुआत में ही आती हैं, जैसे मरीज की जानकारी सही ना होना या बीमा वेरिफिकेशन में गड़बड़। आपने ये दावा अस्वीकृति मतलब क्लेम डिनायल का जिक्र किया। ये तो एक बड़ी समस्या लगती है फिर तो। हाँ, बिल्कुल है। दावे कई वजहों से रिजेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है मरीज की जानकारी गलत हो या कोडिंग में कोई गलती हो गई हो, जैसे निदान और प्रक्रिया का कोड मैच न कर रहा हो, या फिर इलाज के लिए बीमा कंपनी से पहले मंजूरी, जिसे प्रायर ऑथराइजेशन कहते हैं, वो न ली गई हो। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, या ये भी हो सकता है कि वो सेवा बीमा पॉलिसी में कवर ही ना होती हो। इन रिजेक्शंस को समझना और फिर अपील वगैरह करना, ये एक अच्छे बिलर के काम का बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि ये सिर्फ काम में देरी नहीं है, इससे सीधे सीधे क्लिनिक या अस्पताल की कमाई पर असर पड़ता है। बाप रे, मतलब एक छोटी सी दिखने वाली गलती का भी इतना बड़ा फाइनेंशियल असर हो सकता है। और इसका बोझ कहीं ना कहीं मरीज पर भी तो आता होगा। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, को पेमेंट्स, डिडक्टिबल्स, को इंश्योरेंस। ये क्या चीजें हैं? बिल्कुल, मरीज पर भी असर आता है। ये तीनों ही मरीज की जेब से जाने वाले हिस्से हैं। कोपे एक फिक्स्ड छोटी सी रकम होती है जो मरीज को हर बार सेवा लेने पर देनी होती है, जैसे डॉक्टर विजिट के लिए मान लीजिए 300 रुपए या 500 रुपए। ओके, वो फिक्स्ड अमाउंट। हाँ, फिर आता है डिडक्टिबल।
ये वो सालाना रकम है जो मरीज को पहले अपनी जेब से भरनी पड़ती है, उसके बाद ही बीमा कंपनी पेमेंट करना शुरू करती है। जैसे साल का 5,000 रुपए डिडक्टिबल हो सकता है। अच्छा, पहले उतना भरना पड़ेगा। जी, और को इंश्योरेंस डिडक्टिबल पूरा होने के बाद जो खर्च आता है उसका 1% हिस्सा होता है जो मरीज को देना होता है, जैसे 20%। तो ये समझना मरीज और प्रोवाइडर दोनों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि इलाज के खर्च को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि मेडिकल बिलिंग सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई या बैक ऑफिस का काम नहीं है। ये तो पूरी हेल्थ केयर सिस्टम की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। ये पक्का करती है कि डॉक्टरों को उनका पैसा मिले ताकि वो काम करते रहें और मरीजों को भी सही बिल मिले। एकदम सही कहा आपने। ये बहुत जरूरी कड़ी है। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी इस फील्ड को कैसे बदल सकती हैं। हमारे स्रोत में भी इसका इशारा है। क्या एआई गलतियां कम करके सटीकता को और बढ़ाएगा, प्रक्रिया तेज करेगा, या फिर इस जरूरी काम में मानवीय समझ, जो बारीकियां एक इंसान समझ सकता है, उसकी जगह हमेशा बनी रहेगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर शायद हमें आगे भी नजर रखनी होगी कि टेक्नोलॉजी इसे कैसे बदलती है।